जय हिंद। ध्वनि की बात करते हैं। ध्वनि दो प्रकार के होते हैं, मैकेनिकल वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। मतलब यांत्रिक वेव के अंदर ही ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव आता है, अनुदैर्घ्य तरंग। तो ध्वनि तरंग जो होती है वो और कितनी घटनाओं को बताती है, जिस प्रकार से प्रकाश बताता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और बहुत सारी चीज़ें। उसी प्रकार से घटना कितनी चीज़ों को दर्शाती है। तो रिफ्लेक्शन हो गया, रेफ्रैक्शन हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया और इंटरफेरेंस हो गया। अब ये जो साउंड रिफ्लेक्शन है, इसको समझने के लिए कौन से डिवाइस को यूज किया जाता है, उसमें से स्टेथोस्कोप हो गया, सोनार हो गया, इको हो गया। प्रतिध्वनि, इको मतलब होता है प्रतिध्वनि। आगे हम समझेंगे इको के बारे में। तो सोनार के सबसे पहले सोनार की बात करते हैं। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। यह यह एक प्रकार का साउंड वेव है। इसके अंदर साउंड वेव बनता है और इसका उपयोग पनडुब्बियों में किया जाता है। समुद्र पानी में गतिशील वस्तुओं की दिशा, वेग, स्थिति को जानने के लिए। और समुद्र की गहराई भी सोनार के द्वारा नापी जाती है। वैसे समुद्र की गहराई फैदोमीटर के भी द्वारा नापी जाती है। अब बात करते हैं इको की, प्रतिध्वनि। जब कोई आवाज़ टकरा कर वापस सुनाई देती है, जैसे कि हमने पहाड़ों में सुना है, जब कोई चिल्लाता है तो वो टकरा कर बार बार वही वही आवाज़ आती है, तो दैट इज़ कॉल्ड इको। स्पष्ट इको सुनने के लिए, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, मतलब स्पष्ट, ठीक है, तो 17.2 मीटर। अब आगे बात करते हैं। कुछ ऐसी तरंगें होती हैं जिनको हम निर्धारित करते हैं साउंड के अंदर। तो सबसे पहले अनऑर्डिनल वेव, अवस्वर तरंग, ऑर्डिनल वेव, श्रव्य तरंग और अल्ट्रासोनिक वेव, पराश्रव्य तरंग। जो अनऑर्डिनल वेव होती है, अवस्रव तरंग होती है, वो 0 से लेकर 20 हर्ट्ज तक होती है, जो कि हम नहीं सुन सकते नॉर्मली कान से। धड़कन की आवाज़, भूकंप की आवाज़, है ना, तो इसको सुनना मुश्किल है। मतलब ये अनऑर्डिनल वेव है, अवश्रय तरंगे हैं। अब श्रव्य तरंगे की बात करते हैं, जो कि ऑर्डिनल वेव है। ऑर्डिनल वेव 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक हो सकती हैं, मतलब कि 20 किलो हर्ट्ज तक, जो कि मनुष्य के कानों को सुनने योग्य आराम से बन सकता है। लेकिन अगर 20,000 हर्ट्ज से अगर ज़्यादा होती है तो वो बन जाती है अल्ट्रासोनिक वेव, जो कि सामान्यतः चमगादड़ और चमगादड़ निकाल सकता है। उसमें इस दुनिया में एक ही जीवित जीवित कोई है, जीवित जंतु में, तो वो चमगादड़ ही है जो अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने पंखों से। फिर अल्ट्रासोनिक का यूज इन दोनों श्रव तरंग और श्रव तरंग का तो वो यूज़ नहीं है, लेकिन अल्ट्रासोनिक का यूज़ बहुत ज़्यादा है। कहाँ कहाँ यूज़ है हम देखते हैं। पहला है गठिया रोग के इलाज में, पैरों में गांठ बंध जाती है उसके इलाज में। फिर दूसरा है सोनोग्राफी में, पेट के अंदर। तीसरा है सोनार में। चौथा है रुधिर रहित ऑपरेशन में, मतलब कि ऑपरेशन में खून ज़्यादा ना, खून वगैरह बिना किए, खून को बिना निकाले, सारी चीज़ें, मतलब बिना फाड़े मांस को आसानी से बढ़िया फ्लेक्सिबिलिटी के साथ ऑपरेशन कर देना, रुधिर रहित ऑपरेशन। इसमें अल्ट्रासोनिक वेव की यूज़ होती है। फिर कीमित वस्त्रों को सफाई करने में, मतलब कि जैसे दूल्हे का जो कपड़ा होता है उसमें बहुत सारी चटक मटक चीज़ें लगी होती हैं। अब कोई नॉर्मल धोबी होगा, अगर वो धोने जाएगा तो वो चटक मटक चीज़ें घिस के तोड़ सकता है, तो लेकिन वो सब नहीं टूटना चाहिए और वो जो मैल है वो निकल जाना चाहिए, तो वो अल्ट्रासोनिक वेव से हो पाता है। फिर लास्ट है कि बड़ी बड़ी चिमनियों के अंदर जो काली राख जम जाती है उसको साफ करने में इंसान तो कर नहीं पाएगा, है ना, तो इसलिए अल्ट्रासोनिक वेव का यूज़ किया जाता है। ये 6 पॉइंट है जिनका यूज़ अल्ट्रासोनिक वेव करते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है वेलोसिटी ऑफ साउंड, मतलब कि जो ध्वनि की जो तीव्रता होती है उसके बारे में। ध्वनि की तीव्रता सबसे ज़्यादा वेग में ठोस में होती है, फिर द्रव में होता है, फिर गैस में होता है। जो
नॉर्मली हमारी जो वॉइस होती है वायु में वो 332 मीटर पर सेकंड होती है, लेकिन वही निर्वात में 0 सेकंड हो जाती है। लेकिन वहीं पे लाइट की जो रेंज होती है वो निर्वात में सबसे अधिक होती है, क्योंकि लाइट फैलती है और साउंड जो है साउंड भी फैलता है, लेकिन साउंड एयर के माध्यम से और ठोस जब होते हैं अगल बगल जैसे रूम होता है तो वो नियंत्रित हो पाती है। वो ठोस मतलब निर्भर करती है ठोस पर। और लाइट को सिर्फ निर्वात में चल सकती है वो आसानी से, और ठोस में नहीं, वो अवशोषित हो जाती है। इसी प्रकार से सर्वाधिक जो चाल है वो ठोस में कौन कौन से ठोस में होती है, वो सबसे पहला एल्यूमिनियम है, फिर निकल है, फिर तीसरा स्टील में, इस्पात में, और फिर आयरन में। ये चार चीज़ों पर क्रमबद्ध तरीके से स्टील जो ध्वनि की चाल होती है वो तीव्र होती है। फिर अभी हमने ठोस की बात कर ली, अब द्रव की बात करते हैं। द्रव में समुद्र जल में सबसे ज़्यादा आवाज़ हो सकती है, फिर बाद में अशुद्ध जल में मतलब प्योर वाटर में। फिर गैसों में सबसे ज़्यादा जो तीव्रता होती है वो होती है हाइड्रोजन गैस में। अब नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं ध्वनि की चाल पर माध्यम का क्या प्रभाव होता है, मतलब कि कोई भी जो माध्यम होते हैं उन पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो जैसे कि ताप का प्रभाव मतलब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगर इफेक्ट टेम्परेचर का इफेक्ट बढ़ता है तो ध्वनि की चाल भी बढ़ेगी। 1 डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर 0.6 मीटर पर सेकंड ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। फिर आर्द्रता या फिर नमी के प्रभाव से आवाज़ पर क्या असर पड़ता है। अगर आर्द्रता बढ़ती है तो ध्वनि की चाल भी बढ़ती है। अब बात करते हैं तीसरा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन साउंड। अगर इफेक्ट बढ़ता है तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता ध्वनि की चाल में। अब नेक्स्ट पॉइंट है ध्वनि की तीव्रता। ध्वनि की तीव्रता और प्रबलता। ध्वनि की तीव्रता को हम यूनिट डेसिबल में नापते हैं। ध्वनि की तीव्रता जो है वो आयाम पर निर्भर करती है, मतलब एम्पलीट्यूड पर निर्भर करती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बताया गया है कि 30 से लेकर 60 डेसिबल तक इंसान आसानी से सुन सकता है। वो वही है जितने की अभी हमने बात की कि ऑडिबल साउंड श्रव्य ध्वनि श्रव्य तरंग कितनी होती है, 20 से 20,000 हर्ट्ज। ये उतना ही है 30 से लेकर 60 dB तक। 45 dB सामान्यतः नॉर्मली मध्य भाग में बोला गया है कि इतना इंसान सुन सकता है। फिर ध्वनि और शोर प्रदूषण जो होता है वो कितने से ऊपर हो जाए तो होने लगता है 800 dB से ऊपर। जो जेट विमान होते हैं उनकी ध्वनि कितनी होती है, 140 से लेकर 160 dB तक। जो फुसफुसाहट होती है हम कान में बोलते हैं वो उसकी कितनी डीबी होती है, मतलब वो कितने डेसिबल में होता है, वो 15 से लेकर 20 डेसिबल तक होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ध्वनि का पिच मतलब ध्वनि का तारतम। तो ध्वनि का जो पिच होता है वो निर्भर करता है आवृत्ति पर मतलब फ्रीक्वेंसी पर। अगर ध्वनि का तारत्व बढ़ेगा तो आवृत्ति बढ़ेगी, ध्वनि का पिच बढ़ेगा तो आवृत्ति बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। महिला, मच्छर, बच्चे, इनकी ध्वनि की आवृत्ति व तारत्व ज़्यादा होता है, और पुरुष और शेर की ध्वनि की आवृत्ति व तारत्व कम होता है। अब कुछ फैक्ट्स पर बात कर लेते हैं। गुणवत्ता के आधार पर जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मानव होता है, वो जानवरों की ध्वनि में अंतर किया जाता है। जैसे कि हम अपने किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें, अगर गिटार बज रहा है तो जान जाएंगे गिटार की आवाज़ है, तबला बज रहा है तबला आवाज़ जान जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम गुणवत्ता के आधार पर तय करते हैं, क्वालिटी पर बेस्ड होकर तय करते हैं। फिर बात करते हैं पुल पार करते समय सेना की पैदल टुकड़ियों की कदम ताल तुड़वाई जाती है। वो इसलिए क्योंकि अनुवाद के कारण, अगर नहीं तुड़वाई जाएगी तो पुल टूट सकता है। फिर तीसरा है रेडियो का सिद्धांत जो है वो अनुनाद पर ही निर्भर करता है। फिर चौथा, किसी हाल का अनुरणन काल 0.8 सेकंड से अधिक होने पर ध्वनि श्रोता तक नहीं पहुंचती है।
जैसे कि कोई हॉल है, अगर जैसे जो अगर 0.8 सेकंड से अधिक हो जाता है तो वो गूंजने लगती है। जैसे कि बहुत से बड़े बड़े हॉल होते हैं, वहाँ पे अगर चिल्लाएं तो वो 0.8 सेकंड से अगर ऊपर हो जाती है तो वो गूंजने लगती है, इसलिए 0.8 सेकंड से कम होना चाहिए। वायुयान की चाल को मापा जाता है मैक संख्या से, और ध्वनि को सुनने के लिए ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है।